हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 2 दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग। अनीश जंग के लिखे हुए इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, जिसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार ये चैप्टर एक कहानी है मुकेश की, जो फिरोज़ाबाद में रहता है और उसका पूरा परिवार और इनफैक्ट फिरोज़ाबाद का पूरा एरिया जहाँ पर मुकेश रहता है वहाँ पर ग्लास बैंगल्स बनाने का काम होता है। तो यहाँ पर मुकेश की एज भी कम है, जैसे वहाँ पर साहिब आलम की एज कम थी और वो रैक पिकिंग करता था। यहाँ पर मुकेश भी छोटा है और शुरू से ही बैंगल मेकिंग के बिजनेस में उनको डाल दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक डिप्राइव्ड चाइल्डहुड की कहानी है। ये कहानी भी पढ़कर आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगी और आप देखेंगे कि बच्चों के लिए ऐसे इलाकों में लाइफ जीना कितना टफ होता है, मुश्किल होता है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश कहता है कि वो उसका खुद का ओनर बनना चाहता है, मास्टर बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ही अनाउंसेस। डू यू एनीथिंग अबाउट कार्स? सवाल पूछा जाता है अनीश जंग की तरफ से, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर। जवाब में वो कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, और ये देखते वक्त, ये कहते वक्त वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। ये शो करता है उसका कॉन्फिडेंस कि वो कितना उस चीज को करना चाहता है, उस काम को। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फील्स हिज टाउन फिरोजाबाद। उसका जो सपना है ये उसी तरह धुंधला दिखता है जैसा फिरोजाबाद में कांच का जो डस्ट उड़ती है उसकी वजह से पूरा एक डस्ट की वजह से सारी चीजें धुंधली दिखती है फिरोजाबाद में, उसी तरीके से उसका सपना भी धुंधला दिखता है। फिरोजाबाद दैट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो कि बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर परिवार फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाने का काम करता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर द फैमिलीज हैव spent generation working around the furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। फिरोजाबाद में जो फैमिलीज है वो सारी की सारी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करती है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री किसको कहते हैं? जहां पर ग्लास को गलाकर उसको एक शेप दिया जाता है, उसको मोल्ड किया जाता है। वहां पर फैमिलीज जनरेशन से क्या करती है? काम कर रही है इन फर्नेसेस, जो भट्टियां लगी रहती है क्योंकि ग्लास को गलाने के लिए फर्नेसेस की ज़रूरत पड़ती है। साथ में वो वेल्डिंग करते हैं ग्लास को और बैंगल्स बनाते हैं, और ऐसा लगता है कि पूरी धरती पर जितनी महिलाएं हैं सबके लिए बैंगल्स फिरोजाबाद में ही बनते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की फैमिली उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम दैट इट इज none of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures। उनमें से कोई ये नहीं जानता है कि मुकेश के जैसे बच्चों को इस तरह की हाई टेम्परेचर फर्नेसेस के अंदर काम करवाना पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है। In dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। अगर यहाँ पर लॉ को इन्फोर्स किया जाए, यहाँ पर कानून लाया जाए, कानून लगाया जाए, तो इन बच्चों को और इस जैसे 20,000 दूसरे बच्चों को फिरोजाबाद की उन डिंगी सेल्स में, छोटे छोटे कमरों में से जहाँ पर ना लाइट होती है ना हवा होती है, वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, जहाँ पर वो अपने दिन भर का काम झोंक देते हैं, अपने दिन भर वहीं पे झोंक देते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, मुकेश आईज बीम एज ही अनाउंस as he volunteers to take me home, which he proudly say is being rebuilt। और मुकेश जो उसको अच्छा डे लाइट आवर्स में वो काम करते हैं और अक्सर उनकी जो आंखों की रोशनी है वो काम करते वक्त चली जाती है अंधेरे कमरों में। मुकेश जब अपने घर पे राइटर को लेकर जाता है तो वो ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि मेरा घर अभी अभी रीबिल्ट हुआ है, मतलब रिन्यूएट हुआ है। ये कहते हुए उसको बड़ी खुशी होती है। वी वॉक डाउन
stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, and no windows, crowded with families of human and animals coexisting in a primeval state. जब हम उसके घर जा रहे थे तो हम ऐसी गलियों में से निकले जहां पर बहुत बदबू आ रही थी, वो सारे के सारे कचरों से चौक थे, जाम थे वहां पर, और उनके घरों में पूरी तरीके से जो फैमिलीज है वो रहती है एनिमल्स के साथ, यानी जानवर और इंसान दोनों साथ में रहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रीमियल स्टेट में, मतलब एंशियंट टाइम में लोग रहते थे, जानवर और इंसान दोनों साथ ही रहते थे, वैसे वो लोग आज भी रहते हैं. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन ऑफ सच हाउस, bangs a wobbly iron door with his foot and push it open. जो अपना मुकेश है वो ऐसे ही किसी घरों में जिनके दरवाजे हिलते हैं, दीवारें गिर रही है, उनमें से किसी एक दरवाजे को धक्का मारकर ओपन करता है. वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, और हम एक आधे बने हुए घर में एंटर करते हैं. शेक का मतलब होता है ऐसे घर जो लकड़ी और मतलब छोटे मोटे आइटमों से बनते हैं, मड वगैरह से बनते हैं. इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, इसके आधे पार्ट में यानी एक हिस्से में इसके ऊपर जो सूखी हुई घास है उससे कवर कर रखा है. इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लिव्स. उसके नीचे एक स्टोव लगा हुआ है, स्टोव के अंदर पालक पकने का काम चल रहा है. वन ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और ग्राउंड पर एक दूसरी प्लेट रखी हुई है जिसके अंदर दूसरी कटी हुई सब्जियां रखी हुई है. अ फ्रेल यंग वुमन इज मील फॉर द होल फैमिली थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स. उन चूल्हे के पास, वहां पर जो स्टोव लगा है उसके पास एक कमजोर सी दिखने वाली महिला उन सब घर वालों के लिए खाना बना रही है. हालांकि उसकी आंखें पूरी तरीके से धुएं से भरी हुई है, लेकिन वो इसमें से भी स्माइल करती है. शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश ब्रदर, एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है. शी हैज बिगन टू कमांड द रेस्पेक्ट एज बहू, लेकिन उसको इस उम्र में बहू का दर्जा मिल चुका है. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर. वो इतनी कम उम्र में 3 लोगों की जिम्मेदारी लेकर चल रही है, एक उसका हस्बैंड, दूसरा मुकेश और तीसरा उन दोनों के पिताजी. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. जब भी घर में कोई बुजुर्ग आता है उनके घर का, तो वो जो बहू है वो चुपके से चुपचाप एक दीवार के पीछे चली जाती है और अपना जो फेस है वो व्हील से यानी घूंघट से क्लोज कर लेती है, उसको ढक लेती है. एज कस्टम डिमांड्स, daughters in law must veil their face before male. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. वहाँ पर उनका रिवाज है कि जब भी घर में कोई बड़ा होता है या फिर बुजुर्ग घर में सामने होते हैं तो उनको अपना चेहरा घूंघट से ढकना पड़ता ही है. और यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो एक गरीब बैंगल मेकर है जो उनके पिताजी हैं. Despite long years of hard labor, first as a tailor then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. अब ये जो बैंगल मेकर है पूरी जिंदगी काम करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के, शुरू में उसने टेलर का काम किया, फिर बैंगल मेकिंग का काम किया, लेकिन वो जीवन में एक घर हाउस जो अपना घर है उसको रिनोवेट कराने से भी फेल हो गया, मतलब वो भी नहीं कर सका और अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सका. ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. पूरी लाइफ में वो एक ही काम कर सका जो वो जानता है, दैट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. वो अपने बच्चों को भी यही सिखा पाया. इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर. अब मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है कि ये उसका कर्म है, उसकी डेस्टिनी है. हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. ये वो महिला बोल रही है जिसने खुद अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है इस डस्ट की वजह से जो ग्लास पॉलिश करते वक्त निकलती है. उसने ये बात कही कि उसका कर्म है. कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन. क्या भगवान ने जो हमें एक वंशावली दी है बैंगल मेकर्स की
परिवार में जन्म लेने की, उसको कोई तोड़ सकता है? शी इम्प्लाइज, ये बात वो कहती है, born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in the every other house, every other yard, every street in Firozabad. बेंगल मेकर के परिवार में जन्म लेकर लाइफ में सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है? बेंगल्स। और बेंगल्स कहाँ देखे उसने? उसने घर में, घर के बाहर यार्ड्स में, हर किसी यार्ड में और हर किसी घर में उसने सिर्फ और सिर्फ फिरोजाबाद में बेंगल्स ही देखी है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. और हर कलर की बैंगल्स देखी है जो 7 रंग के इंद्रधनुष से निकाले जा सकते हैं, उन सब रंग की बैंगल्स उन्होंने देखी है। lie in mounds in uncamped yard are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. और वहां पर इन चूड़ियों के बड़े बड़े ढेर को स्पाइरल में बंडल बनाकर उनको छोटे छोटे कार्ट्स के ऊपर रखकर कुछ लोग उनको उन गलियों से लेकर बाहर सेल करने के लिए ले जाते हैं। और शेंटी टाउन उनको कहते हैं जो स्मॉल हट से बना हुआ कोई टाउन होता है, छोटा सा, है ना, उसको शेंटी टाउन कहते हैं। And in dark hutments next to the lines of flames of flickering oil lamps sits boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles. वहां पर मैं देखती हूँ कि कमरों के अंदर फ्लिकरिंग लैम्प्स, जलते बुझते लैम्प्स के उजाले में लोग बैठकर जो ग्लास को शेप दे रहे हैं उनको वेल्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, लड़कियां हो, उनके पेरेंट्स हो, सब एक ही काम कर रहे हैं, दैट इज मेकिंग बैंगल्स। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें अब अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट हो गई है बजाय कि उजाले से। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। इसीलिए बड़े होने से पहले, एडल्ट होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। अब कहानी आती है एक सविता लड़की की जो एक उड़े हुए फीके रंग की पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। वो एक बूढ़ी महिला के पास में बैठी है और ग्लास के पीसेस को वेल्ड कर रही है चूड़ियां बनाने के लिए। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन्स। और उसके हाथ इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे एक मशीन, एक रोबोट होता है, उसके जो हैंडल्स होते हैं, उनके जो हाथ होते हैं वो काम करते हैं, उस तरीके से उस बच्ची के हाथ काम कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। और वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि शायद इस लड़की को तो पता भी नहीं होगा कि ये जो बैंगल्स बना रही है इसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज। वो कहती है कि चूड़ियों का मतलब इंडिया में होता है सुहाग। एक मैरिड वुमेन की लाइफ में चूड़ियों का बहुत महत्व होता है, ठीक है, और ये बहुत ऑस्पिशियस होती है, शुभ होती है शादियों के अंदर। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड विल। एक दिन ये चूड़ियां इसको भी पहनाई जाएगी जब अचानक से इसके ऊपर एक लाल रंग की साड़ी डाल दी जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल रंग की चूड़ियां उसके हाथों में पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, उस दिन वो एक बहू, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो बूढ़ी औरत उसके पास बैठी है वो कई साल पहले बनी होगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके हाथों में चूड़ियां हैं। इसके हाथ में, बूढ़ी महिला के हाथ में। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई लाइट नहीं बची है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन द वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। और वो महिला कहती है कि हमने लाइफ में एक शेर भर खाना भी नहीं खाया। इसका मतलब होता है शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी एक वक्त का पूरा खाना भी नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज रिब्ड, यही उसने अचीव किया अपनी लाइफ में। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसका हस्बैंड है जो दाढ़ी बड़ी बड़ी है, वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं पता।
ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ इतना कमाया है कि एक घर बना दिया है जिसके अंदर हम रहते हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. तो ये बात सुनकर मेरे मन में, यानी कि ऑथर के मन में बात आती है कि उसने कम से कम वो काम कर लिया है जो बाकी फिरोजाबाद के लोग नहीं कर सके, जो कि है एक घर बनाना, अपने सर के ऊपर एक छत बनाना। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home। ये जो कहानी है कि घर में ना पैसा है, सिर्फ बैंगल बनाने का बिजनेस है, और ये जो रुदन है, ये जो रोने की आवाज़ें हैं, ये सब जगह से बजती है। उस फिरोज़ाबाद की हर गली में, हर घर से यही आवाज़ आती है कि ना पैसा है और सिर्फ एक ही काम है, दैट इज़ मेकिंग बैंगल्स। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो यंग जनरेशन है वो वही बात करती है जो उनकी पुरानी जनरेशन्स पहले करती थी, यानी कि वो भी इसी बात का रोना रोते थे कि खाना नहीं है, पैसे नहीं है, और आज जो यंग जनरेशन है वो भी उसी बात को रिपीट करती है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ भी बदला नहीं है। Years in mind-numbing toil have killed all the initiative and the ability to dream। पिछले कई सालों से ये लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत बोरिंग काम कर रहे हैं, माइंड नंबलिंग बोरिंग काम कर रहे हैं, उसकी वजह से इनके इनिशिएटिव लेने की सारी ताकत खत्म हो चुकी है, और कुछ भी नया करने की और ड्रीम सपना देखने की ताकत इनकी खत्म हो गई है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इन टू अ cooperative? Ask a group of young men who have fallen into a vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। मैंने एक लड़कों के ग्रुप से पूछा कि ऑथर ने पूछा कि आप अपने आप को किसी एक ग्रुप में क्यों नहीं और अरेंज कर लेते, जिससे कि आप कुछ ना कुछ बिजनेस कर सके। जो ग्रुप जिनसे वो बात कर रही थी वो ऑलरेडी किसी खतरनाक डेंजरस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, यानी कि जो बिचौलिए होते हैं उनके ग्रुप में वो ट्रैप में फंस चुके थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अब आंसर मिल रहा है कि अगर हमें ऑर्गेनाइज हो भी जाए, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। हमें पुलिस एक दिन पकड़ लेगी। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें पकड़कर वो जेल में डाल देगी, हमें मारेगी सिर्फ इस बात के लिए कि हमने कुछ इलीगल काम किया है। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर ही नहीं है, कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनमें से कोई ऐसा भी नहीं है कि जो चीज़ों को कुछ नए ढंग से देखने की उनको प्रेरणा दे सके, उनको प्रेरित कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके जो फादर्स हैं, उनके फादर्स भी उसी तरीके से टायर्ड हैं जिस तरीके से वो आज टायर्ड है। They talk endlessly in a spiral that moves from the poverty to apathy to greed and to injustice। वो जिस तरीके से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सर्कल में घूम रहे हैं। जिस सर्कल की शुरुआत कहाँ से होती है? उस सर्कल की शुरुआत होती है गरीबी, पॉवर्टी से। कहाँ तक जाती है? अपैथी तक, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। उस गरीबी की वजह से उनका सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है किसी भी चीज़ों को लेकर, काम को लेकर, नए इनिशिएटिव्स को लेकर। टू ग्रीड, और उसके बाद वो लालच तक जाती है, और लास्ट में कहाँ तक पहुँचती है? इनजस्टिस तक। तो शुरुआत होती है गरीबी से, पुअर्टी से अपैथी, अपैथी से ग्रीड, और ग्रीड से इनजस्टिस। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in the web of poverty। मैंने वहाँ पर दो तरीके की दुनिया देखी फिरोजाबाद में। एक वो जो गरीबी के जाल में फंसी हुई है, दूसरा burdened by the stigma of the caste in which they born। और वो उस जाल में फंसी हुई है और उनके ऊपर बर्डन है, बोझ है उस कास्ट की लांछन का जिसमें उन्होंने जन्म लिया है, कि अगर आप बैंगल मेकर के फैमिली में जन्म लिए हो तो आपको यही काम करना पड़ेगा। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, और दूसरा मैंने देखा विशियस सर्कल, खतरनाक ग्रुप जिसके अंदर साहूकार्स आते हैं, द मिडिल मैन आते हैं, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, जितने कानून के रक्षक है वो आते हैं, द ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी ऑफिस में काम करते हैं वो लोग, एंड द पॉलिटिशियंस, और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सब ने मिलकर इन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ऐसा वजन डाल दिया है जिसको वो चाह कर भी अपने ऊपर से हटा नहीं सकता।
बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। वजन के बारे में, इस बोझ के बारे में जब तक वो अवेयर होता है वो उसको उसी तरीके से स्वीकार कर लेता है जिस तरीके से उसके परिवार के बाकी लोग स्वीकार करते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। उनके परिवार में अगर कुछ भी करना है तो इसका मतलब है डेयर करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। लेकिन कुछ हिम्मत करना, डेयरिंग करना तो उनके ग्रोइंग अप, बड़े होने का कोई पार्ट ही नहीं, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। लेकिन इस डेयरिंग को जब मैंने मुकेश के अंदर थोड़ा बहुत देखा जब उसने कहा था कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं तो मुझे खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। और बाद में वो फिर रिपीट करता है कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न। वो कहता है कि मैं गैराज में जाऊंगा और वहां सीखूंगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वो कहता है कि मैं वहां चल कर जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम टू फ्लाई अ प्लेन। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम एक प्लेन फ्लाई करने का सपना भी देखते हो, क्या एक जहाज उड़ाना चाहते हो। ही सडनली साइलेंट। अचानक वो चुप हो जाता है और कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन को घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। ये जो धीरे से वो कहता है कि नहीं मैं प्लेन नहीं उड़ाना चाहता हूँ, इस बात में अभी उसके शर्म तो है लेकिन अभी कोई रिग्रेट नहीं आया है। भविष्य में वो रिग्रेट भी करने लग जाएगा इन बातों को लेकर। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his own town। वो बहुत खुश है, सेटिस्फाइड है। कंटेंट मतलब कि वो सिर्फ सपनों, कार का सपना देखकर वो बहुत खुश है जो उसके शहर में बहुत सनसनाती हुई निकलती, हर्टलिंग करती हुई निकलती है उनकी गलियों से। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। लेकिन कुछ ही एरोप्लेन से जो फिरोजाबाद के ऊपर से होकर उड़ते हैं। इस तरीके से जो कहानी है मुकेश की, ये एंड होती है। और ये कहानी भी आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है कि बच्चों के लिए छोटी छोटी बातें कितना मायने रखती है, उनकी फ्रीडम कितना ज़रूरी होती है। अगर बचपन से ही बच्चों को काम में लगा दिया जाए, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, एजुकेशन से दूर कर दिया जाए, तो उनकी सोचने समझने की और क्रिएटिव करने की सारी क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। यही इस चैप्टर से, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय अनीश जंग, ये हमें सिखाती है कहानी। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। और इस पूरी वीडियो में जो मैंने आपको पीडीएफ पढ़ाया है जिसमें सारे मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ये मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है arena_smart_class_नीमच, अरीना स्मार्ट क्लास नीमच, तीनों के बीच में अंडरस्कोर है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये पीडीएफ एज इट इज़ मैं अपलोड कर दूंगा। साथ में नई आने वाली वीडियोस की लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो क्लास 12th की सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी और नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ अगले चैप्टर के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड बी हैप्पी एंड लिव हैप्पीली।